नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में एक गांव है जीतगढ़ी, जहां पर कई लोग जहरीली शराब पीने से काल के गाल में समा गए। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान में हर राज्य में ये खबरें आती रहती हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोग मर गए, इतने लोग ताउम्र के लिए अपनी जो रोशनी है, आँखों की जो रोशनी है, वो खो बैठे। और ये इसमें सबसे ज़्यादा जो दुखदायक बात होती है वो ये होती है कि जो लोग इसमें हताहत होते हैं, जो इनसे हमेशा के लिए इसमें अपंग हो जाते हैं, वो ज़्यादातर गरीब तबकों के होते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो दलित होते हैं या पिछड़े होते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, क्योंकि ये तो सियासतदानों की भाषा है। लेकिन सही बात तो यह है कि वो लोग समाज के बेहद कमज़ोर तबके से आते हैं और यही वजह है कि बहुत जल्द ऐसे लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। अब ये शराब जो होती है, जहरीली शराब, इसे रोकने का काम असल में है किसका? इसके लिए बाकायदा एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम आबकारी विभाग कहते हैं, और ये आबकारी विभाग हर राज्य में होता है। और जैसा कि सब जानते हैं, सबको इस बात का इल्म है कि जो शराब है उससे जो रेवेन्यू मिलता है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और यही वजह है कि वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके। अब ये जो आबकारी विभाग होता है, इसका काम होता है कि ये अवैध शराब बन रही है, जो जहरीली शराब बन रही है, उसका पता लगाए, उसको रोके। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से तस्करी करके लोग लाते हैं शराब, उसे रोके। ये सब इसी का काम है। इसके अलावा ये जो दुकानों पर ओवर रेट में शराब बिकती है, उत्तर प्रदेश में तो ये आम बात है। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इस वक्त ये कि अपना चुनावी एक एजेंडा भी लोगों के सामने रखा था और कहा था कि आपको जो शाम की दवाई ज़्यादा पैसों पे मिलती है वो नहीं मिलेगी, अगर हमारी सरकार बनी हम उस पर रोक लगाएंगे। बहरहाल वो रोक उस वक्त लगी नहीं लगी तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो है ये चलन फिर दोबारा शुरू हो गया है। और इसमें जो प्रिंट रेट से ज़्यादा बिक्री हो जाती है दाम लेकर। इसके अलावा ये जो आबकारी विभाग है, ये जो शराब होती है, देशी शराब वगैरह, जिसके लिए वो गोदाम में होती है, किसको कितनी अलॉट करनी है, नहीं करनी है, इसकी जो जिम्मेदारी है, देख रेख है, वो भी इसी आबकारी विभाग के ऊपर होती है। इसके अलावा भांग की जो दुकान होती है उसकी देख रेख भी आबकारी विभाग करता है, और भांग की दुकानों पर गांजा वगैरह बिकता है। और सरकार की तड़प इतनी ज़्यादा है इसको लेकर, शराब से मिलने वाले राजस्व को लेकर, कि लॉकडाउन में जब कुछ नहीं हो रहा था तो सरकारें तड़प कर रह गई थी कब उन्हें मौका मिले और कब वो खोलें। और जैसी सबसे पहले मौका लगा तो दवाइयों की दुकान और राशन की दुकान के बाद तुरंत ये इस पे और ज़्यादा जोर दिया गया। दिल्ली में तो लंबी लंबी लाइन लग गई, हरियाणा में तो बंद दुकानों में ही सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जितनी भी शराब की धांधलेबाजी होती है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या फिर जहरीली शराब बनाने का काम हो या प्रिंट रेट से ज़्यादा देने का कोई भी मामला हो, ये बिना एक्साइज डिपार्टमेंट के ये हो नहीं सकता। और एक आबकारी आयुक्त होता है, ज़िले में आबकारी अधिकारी होता है, इसका अलग इंस्पेक्टर होता है, ये पुलिस वाला होता है। और दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या की जड़ है वो यही है कि ये सीधे सीधे अगर पुलिस के हाथ में दे दिया जाए, हम पुलिस की चाहे कितनी ही बुराई करें, लेकिन दो जगहों पर हमें पुलिस की भूमिका को मजबूत बनाने की या उसे अधिकार देने की सख्त ज़रूरत है। एक तो ये कि जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, अगर सीधे सीधे पुलिस को ये इजाज़त दे दी जाए तो उन पर भी रोक लगाएगी, भले ही उनसे अपना हफ्ता बांधेगी, मंथली बांधेगी, मगर फिर उसके ऊपर एक जिम्मेदारी तो तय होगी कि जाके पुलिस वाले का गिरबान पकड़िए। और यही आबकारी मामलात को लेकर है। अब जैसा कि ये जो बुलंदशहर ज़िले में हुआ है, इसमें सस्पेंड किया गया है और लोगों के साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। अब आप उसे पूरी ताकत तो देते नहीं हैं, आपने पूरा डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया आबकारी विभाग, और इसमें वो कुछ रोकथाम नहीं कर पा रहा है। अब सबसे ये बात है कि जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों में तो ये है कि इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी जहरीली शराब वगैरह की नहीं हो पाती है।
और ना ये हो सकता है कि तस्करी की शराब बिकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये धांधलेबाजी जो करते हैं, जो नकली माल होता है या फिर प्रिंट रेट से ज़्यादा, उसमें क्या है, हमारे देश की एक संस्कृति है। जब आदमी, अगर हम महानगरों को छोड़ दें या जो बड़े बड़े मॉल में दुकानें खुल गई हैं, अब जो नई एक नस्ल आ रही है वो तो बड़े ही फ़ख्र के साथ ले लेती है। लोग बड़े ताज्जुब के साथ देखते हैं कि लड़कियां आई, औरतें आई, उन्होंने शराब ले ली। वो यहाँ भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चाहते हैं। लेकिन छोटी जगहों पर, कस्बों में, छोटे शहरों में, वहाँ पर तो इंसान बहुत ऐसे शराब खरीदने आता है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो, कि कोई उसको, उसके आस पास पर उसका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला देख ना ले, किसी की निगाहें उसके ऊपर ना पड़ जाएं। और यही वजह है इसकी, इसी जहनीत का फ़ायदा जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो उठाते हैं। वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो आर्गूमेंट नहीं कर पाता। इसके अलावा उसको कहाँ इस बात की वो पड़ी होती है कि देखे कि वो जो ख़रीद रहा है वो असली माल है, नकली माल है। उत्तर प्रदेश में तो आबकारी नीति में बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे हैं। तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू लिए जाने की बात है। और इसके अलावा बहुत सारी की POS मशीन लगाई जाएंगी जो बार कोड पढ़ कर देंगी, और ये सब उसमें इत्तला होगी कि ये कब बनी, क्या MRP है, कब इसके अंदर भरी गई, और जो ख़रीदार है उसे एक प्रिंटेड ब्यौरा दिया जाएगा। और कुछ लोग जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ ऐसे ब्रांड बिकते हैं शराब के जिनका वजूद ही नहीं है। कंपनी वालों को नहीं मालूम कि ये शराब उनकी कंपनी बनाई जा रही है, फ़र्जी ब्रांड बना दिए जाते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं अब, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गोरख धंधा है, इसमें एक आवरण लपेट कर रख दिया गया है। शराब जो है बहुत पुराना पेशा रहा है दुनिया की हर संस्कृति में। लेकिन ये कि पहले इसमें ये जो चीज़ें होती थी, गन्ना है, अंगूर है, सड़ी हुई जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फूल हैं, उनसे भी ये बना करता था। जैसे कि बहुत जगह ताड़ी बनती है, जो गुड़ है, जो खजूर वाला गुड़ है उससे बनती है। ताड़ी अलग एक उसका पेड़ होता है, कोई महुआ से शराब बनाता है और तमाम तरीके से। लेकिन ये जो जब से केमिकल से शराब बनने लगी है, इससे ज़्यादा नुकसान होने लगा है। और अब उत्तर प्रदेश में तो जो नई आबकारी नीति है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो घर में आप एक निश्चित मात्रा शराब रखेंगे तो आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा। उसके लिए बहुत बड़ी जो मोटी फ़ीस है मुक़द्दम में पहले दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि शराब से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि कैसे जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाया जाए। अब जो शराब है उसकी तस्करी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अलग अलग राज्यों में शराब के अलग अलग रेट होते हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है तस्करी की। और इसकी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। और जैसे कि दिल्ली का अलग रेट है, उत्तर प्रदेश का अलग रेट है, हरियाणा का अलग रेट है, अब उत्तराखंड का अलग रेट है। अब ये होता है कि कोई आदमी ले आता है तस्कर, जाहिर सी बात है बिना पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की मिली भगत के वो नहीं कर सकता, और पकड़ा हो ही जाता है जो इन लोगों को जो है कट नहीं देता, इनको हिस्सा नहीं देता। और यही वजह है अब शराबबंदी कई राज्यों में करने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, गुजरात में बहुत पहले से ही शराबबंदी है, लेकिन क्योंकि सब जानते हो नाकाम रही। जो फिल्म आई थी शाहरुख खान वाली रईस, उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो शराब का बहुत बड़ा तस्कर था। वहाँ मिल जाती है शराब, सब जानते हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश में शराबबंदी नाकाम हो गई। केवल कपूर नाम का माफिया नहीं, तमाम माफिया लग गए शराब की तस्करी करने में, शराब बनाने में। हरियाणा में शराबबंदी की बंसीलाल ने, लेकिन वो इस कदर नाकाम हुई कि उन्हें हटानी पड़ी। बिहार में आजकल शराबबंदी है तो जो सब जानते हैं कितनी ज़बरदस्त शराब की जो है वो तस्करी चल रही है। नदी के नीचे तक वो शराब की पेटियां छुपाई जा रही हैं। अब समाज के लिए शराब बहुत एक बुरा अभिशाप है और ये बहुत बड़ी समस्या है। सही बात तो ये है कि लोग अगर इसे ना पिएं तो सबसे बेहतर तो यही है, लेकिन ये है कि सरकार को राजस्व चाहिए, बहुत मोटा राजस्व मिलता है शराब से। और यहाँ तक कि सेना में शराब का अलग कोटा है, साहब के लिए अलग, और साहब का जो अर्दली है, जो पहले साहब अंग्रेज़ हुआ करता था और अर्दली हिंदुस्तानी हुआ करता था, अब साहब भी काला है, अर्दली भी काला है, लेकिन कोटा अलग अलग है, वो अलग बात है। चुनावों में शराब सबसे ज़्यादा चलती है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हर जगह शराब पानी की तरह बहाई जाती है। ये ज़रूर है कि उसमें जहरीली शराब बांटने से बचते हैं, क्योंकि अगर वोटर ही नहीं बचा तो फिर शराब बांटने का फ़ायदा क्या है। लेकिन यह है कि शराब जो है उस पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की जाती। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होंगे, उसमें ज़बरदस्त तरीके से शराब चलेगी।
देहाती इलाकों में और ज़्यादा चलती है, शहरी इलाकों से ज़्यादा जो है वो चुनाव में शराब चलती है। और ये बात सही है कि ज़्यादातर जो अपराध हैं वो शराब के नशे में होते हैं। बहुत जगह ऐसी घटनाएं होती हैं शादी ब्याह में, जो आजकल जिसे कहा जाता है वो जो हर्ष फायरिंग के नाम से कंसेप्ट क्रिएट किया है, तो उसमें ज़्यादातर जो ये दुर्घटनाएं होती हैं कि शराब के नशे में, चाहे वो बारात में शामिल लोग हैं या फिर लड़की के घर वाले हैं, वो फायरिंग कर देते हैं और वो पूरी तरीके से अपना नियंत्रण खो देते हैं। शराब पीकर उसको नियंत्रण में रखना हर इंसान के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारतीय समाज है वो अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो तमीज़ के दायरे में रह के शराबखोरी कर सके। वहाँ से बहुत कम खबरें आती हैं विदेशों से कि किसी ने कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है, उल्टी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है या फिर कोई ऐसी हरकत कर रहा है। वहाँ अगर शराब की संस्कृति बहुत ज़्यादा है विदेशों में, तो उसके साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी है, एक सलीका भी है और तमीज़ भी है कि शराब पीकर बहकना नहीं है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए या समाज में किसी भी तरीके से खतरे का बायस बन सके। हमारे यहाँ तो हमारे तो इतिहास में रही हैं, शराब की वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती रही हैं। हमारा जो यदुवंश था वो नष्ट हो गया, सारे के सारे यादव शराब पीकर एक दूसरे से लड़ मरे। इसके अलावा जब दुर्योधन को उठा के ले गए गंधर्व, बाद में पांडवों ने बचाया था, तो उस वक्त कर्ण जो था संसार का सबसे महान योद्धा, वो भी शराब के नशे में था, इसलिए वो अपने मित्र को नहीं बचा पाया। यानी कि शराब अच्छे भले आदमी की जो बुद्धि है उसको हर लेती है। अब सही बात तो ये है कि जो शराब होती है, अगर हम इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें, तकनीकी ज़बान में कहें, तो ये इथाइल अल्कोहल होता है और इसे ज़्यादा जहरीले बनाने के चक्कर में ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है और चंद पैसों के लिए गरीबों को कुत्ते की मौत मारने के इंतज़ाम करने की छूट नहीं देनी चाहिए शराब तस्करों को। पूरे देश की तो मालूम नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद से लेकर गोरखपुर तक हर जगह शराब माफिया हैं जो बाहर से शराब लाते हैं। चलिए बाहर से शराब लाते हैं तो वो अपना ही पैसा कमाते हैं और सरकार को रेवेन्यू की चोट पहुंचाते हैं, और उस पर ज़्यादा गौर होता है पुलिस का भी और एक्साइज डिपार्टमेंट का भी। सरकार के लिए रेवेन्यू नहीं बचाना होता, अपने लिए माल कमाना होता है। तो 100 में से 99 गाड़ियाँ पास कर दी, एक गाड़ी पकड़ ली जो उनके मन मुताबिक उनको पैसा नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि जो जहरीली शराब बनाई जा रही है, जो नकली शराब बनाई जा रही है, और इससे ज़्यादा नुकसान होता है। दिक्कत यह है कि इससे रेवेन्यू से ज़्यादा नुकसान लोगों के जानो माल का होता है। माल का नहीं होता है, जान का होता है। माल तो खैर माल भी जाता है शराब खरीदने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माल से कहीं ज़्यादा जो है वो जान कीमती होती है। लोग मर जाते हैं, उसके बाद साहब लोग पहुंचते हैं, उन्हें चंद पैसे का मुआवजा दे दिया जाता है। बहुत जगह औरतें प्रदर्शन करती हैं शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए, लेकिन सरकार उनके बारे में सुनती नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो उसे कोई हक नहीं है, उसे कोई अखलाकी हक नहीं है सत्ता में बने रहने का। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम लोगों पर रोक लगाए जो शराब, नकली शराब बनाने को या शराब की तस्करी को जो शह देते हैं आबकारी विभाग और ये पुलिस वालों को। और ये बेहतर होगा कि आबकारी विभाग बंद करे इसे, सीधे सीधे पुलिस के इस पर रोक लगाने के लिए। शराब, नकली शराब बन रही है या तस्करी हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए उसकी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस को दे, और जो इसका इकोनॉमिक फैक्टर है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे। अदरवाइज़ इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे, खबरें आती रहेंगी और विपक्ष के लोग इसकी आंच पे अपनी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे। जो मरने वाले हैं, जैसा कि हिंदुस्तान का चलन है, और वैसे बेचारे गरीब उस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको पैसा मिल गया, मुआवजा मिल गया, तो वो फिर जो है तमाम बातों को भूल जाते हैं। हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंसानी जान की कोई ख़ास कीमत नहीं है, लेकिन कीमत होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की ज़िंदगी की अहमियत को समझे। नमस्कार, जय हिंद।